दिल हमारे शरीर का सबसे ज़रूरी अंग। अगर ये बंद तो पूरे शरीर का सिस्टम ऑफ। अब बाकी हिस्सों की तरह दिल में भी होती हैं धमनियाँ। ये धमनियाँ दिल की मांसपेशियों को खून और ऑक्सीजन पहुँचाती हैं। इससे दिल को मजबूती मिलती है और वो सही से काम करता है। लेकिन कई बार दिल की इन धमनियों में एक चीज़ जमने लगती है और इसको कहते हैं प्लाक। इसके जमने की वजह से धमनियाँ पतली होने लगती हैं। पतली धमनियाँ यानी खून और ऑक्सीजन की सप्लाई में रुकावट, और नतीजा देर सवेर हार्ट अटैक का खतरा। आज सेहत के इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्लाक के बारे में। डॉक्टर से जानेंगे कि दिल की धमनियों में प्लाक क्यों जम जाता है, दिल की धमनियों में प्लाक जमने से क्या होता है, इससे बचने के लिए क्या करें, और अगर दिल की धमनियों में प्लाक जम गया है तो क्या करना चाहिए। सुनिए। Brought to you by Sensodent K। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन, तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। दिल की जो धमनियाँ होती है उसमें प्लाक तैयार होने की प्रक्रिया हमारे सेकंड या थर्ड डिकेड से ही शुरू हो जाती है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, फैट्स, कैल्शियम और अन्य टिश्यूज जमा होके धीरे धीरे आर्टरीज नैरो हो जाती है और उससे आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। इसके मुख्य कारण ऐसे हैं कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जिनको डायबिटीज़, एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल है, जिनको मोटापा है जैसे कि ओबेसिटी है, और जो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ही नहीं करते, इन लोगों को प्लाक जमा होने के और उसके कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमारे हर शरीर के हिस्सों में प्योर ब्लड ये हमारी धमनियाँ पहुँचाती है। एक अर्थ से कहा जाए तो सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी आर्टरीज है, हमारी धमनियाँ ही है। अगर इस धमनियों में अगर ब्लॉक तैयार हो जाते हैं जैसे कि हार्ट में, ब्रेन में या किडनी में, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन का काम कम हो जाता है। अब हार्ट के धमनियों के बारे में कहा जाए तो अगर हार्ट की धमनियों में ब्लॉकेजेस तैयार होने से किसी को अनजाइनल सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि चलने में छाती में दर्द होना, सांस फूलना और बीच रास्ते में रुकना पड़ना, या अगर ये सीरियस हो जाता है तो एट रेस्ट भी किसी को चेस्ट पेन हो सकता है, जिसको हार्ट अटैक कहा जा सकता है। प्लाक जमा होने की प्रक्रिया हर स्त्री पुरुष में जारी होती है, लेकिन इसे हमें कंट्रोल करना चाहिए, जैसे कि प्रॉपर डाइट कंट्रोल, जैसे कि जिसमें बैलेंस डाइट, जिसमें प्रॉपर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लो फैट डाइट, जिसमें ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन होना चाहिए। डीप फ्राइड चीज़ें, तली हुई चीज़ें जिसमें चीज़ बटर ज़्यादा हो, ऐसी फास्ट फूड चीज़ें हमने कम से कम सेवन करना चाहिए। और डेली एक्सरसाइज जिसमें 45 मिनट्स टू 1 आवर ऑफ डेली वॉक, साइकिलिंग या स्विमिंग जैसे कार्डियो एक्सरसाइजेस को हमने आजमाना चाहिए। उसके साथ ही तंबाकू और सिगरेट का सेवन बिल्कुल ही न करें, और जो लोग अल्कोहल लेते हैं वो अल्कोहल का सेवन कम से कम करें। हेल्दी लाइफस्टाइल ब्रिंग्स यू हेल्दी हार्ट। जैसे मैंने बताया कि दिल की धमनियों में जो ब्लॉकेजेस तैयार होते हैं वो ओवर द ईयर्स तैयार होते हैं, और इसे हमने अगर इनिशियल स्टेज में पकड़ लिया, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल चेक करके, डायबिटीज़ की टेस्ट करके, ट्रेडमिल टेस्ट करके अगर पकड़ लिया, तो उस वक्त हम कोलेस्ट्रॉल, शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके इस ब्लॉकेजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी व्यक्ति को अगर ये ब्लॉकेजेस सीवियर हो जाते हैं तो उनको कुछ स्पेशल टेस्ट करना होते हैं, जिसमें कोरोनरी एंजियोग्राफी या सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी जैसे टेस्ट है, जिसमें हम ब्लॉकेजेस को पिन पॉइंट करके उसको फिर कुछ लोगों में एंजियोप्लास्टी ट्रीट हो जाता है, या कुछ लोगों में सीवियर ब्लॉकेजेस, मल्टीपल ब्लॉकेजेस अगर होते हैं तो उन्हें बाईपास सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी एज वी ऑल नो, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो हमने हमारे ब्लॉकेजेस या ये जो धमनियों के नैरोइंग्स है, इसको प्रिवेंट करने की कोशिश करना चाहिए। सो हेल्दी लाइफस्टाइल, डेली एक्सरसाइज, हेल्दी फूड, मेडिटेशन एंड पीरियोडिक चेकअप, इससे हम हमारे ब्लॉकेजेस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, इलाज से आसान है और बेहतर है बचाव।
ज़रूरी है कि दिल की धमनियों में प्लाक जमने ही ना दिया जाए। इसके लिए आप अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, हेल्दी डाइट लीजिए, फ्राइड फूड, जंक फूड अवॉइड कीजिए, ट्रांस फैट को हाथ भी मत लगाइए, और ये सबसे ज़्यादा जंक फूड और फ्राइड फूड में ही पाया जाता है। साथ ही समय समय पर अपना कोलेस्ट्रॉल, बीपी और शुगर ज़रूर चेक करवाते रहिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स तो खूब सुना है, पर क्या है ये BRI, जिससे पता चल जाता है आपके शरीर में अंदरूनी चर्बी कहाँ है और आपको बीमारियों का कितना खतरा है। BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। किसी इंसान का वजन उसकी हाइट और उम्र के हिसाब से कम है, ज़्यादा है या फिर ठीक है, ये BMI से ही पता चल सकता है। जैसे अगर आपका BMI 17.5 से कम है तो इसका मतलब है आपका वजन कम है। अगर आपका BMI 18 से 25 है तो ये नॉर्मल माना जाता है। 25 से 30 के बीच है तो आप ओवरवेट हैं, और अगर आपका BMI 30 के ऊपर है तो व्यक्ति को ओबीस माना जाता है। लेकिन BMI के साथ एक दिक्कत है, ये व्यक्ति में किसी बीमारी के रिस्क को नहीं बता सकता। जैसे नॉर्मल BMI वालों को भी डायबिटीज हो सकता है। जो लोग जिम जाते हैं, जिनका मसल मास ज़्यादा है, उनका BMI ज़्यादा आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिट ही नहीं। BMI की इसी कमी के चलते अब BRI नाम की एक चीज़ काफ़ी चर्चा में है। क्या है ये BRI? हमने पूछा डॉक्टर विभू से। डॉक्टर विभू बताते हैं कि BRI यानी कि बॉडी राउंडनेस इंडेक्स, इसे BMI का बेहतर विकल्प माना जा रहा है। दरअसल BMI में सिर्फ व्यक्ति की हाइट और वजन को देखा जाता है, मगर BRI में हाइट, वजन, कमर और कूल्हे का साइज भी कैलकुलेट किया जाता है। BRI से पता चल जाता है कि व्यक्ति के शरीर में फैट कहाँ कहाँ पर है, खासकर पेट के आसपास। इससे कई बीमारियों जैसे कि डायबिटीज़ और दिल की बीमारियों का रिस्क पता करने में भी मदद मिलती है। जैसे BMI में एक नंबर पता चलता है, उसी तरह BRI कैलकुलेट करने के बाद भी एक नंबर आता है। आमतौर पर यह वैल्यू 1 से 15 के बीच होती है। अगर आपका स्कोर 3.4 से कम है या फिर 6.9 से ज़्यादा है तो आपको नॉर्मल स्कोर वालों के मुकाबले बीमारियों का ज़्यादा रिस्क होता है। BRI से जुड़ी एक स्टडी जामा नेटवर्क ओपन में भी छपी है। इसमें रिसर्चर्स ने 33,000 अडल्ट्स को शामिल किया। पता चला कि जिनका BRI ज़्यादा था उनमें बीमारियों से मौत का रिस्क भी ज़्यादा था। जिन अडल्ट्स का BRI 3.4 से कम था उनमें हेल्दी स्कोर वालों के मुकाबले बीमारियों से मरने का रिस्क 25% ज़्यादा था। वहीं 6.9 से ज़्यादा BRI वालों में ये रिस्क 49% था। BMI की तुलना में BRI ज़्यादा कारगर है, लेकिन इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मुश्किल है, इसलिए एक्सपर्ट की सलाह या एक्सपर्ट की मदद आप ले सकते हैं। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। डायबिटीज़ के मरीजों को हर्बल सप्लीमेंट से क्यों बचना चाहिए, जानिए डॉक्टर से। विटामिन और प्रोटीन सप्लीमेंट की तरह ही हर्बल सप्लीमेंट्स भी बाजार में खूब बिकते हैं। ये सप्लीमेंट पौधों से तैयार किए जाते हैं, खासतौर पर फूल, पत्तियां, जड़, बीजों और तेल से। इनके बहुत फायदे होते हैं, लेकिन हर चीज़ हर किसी को सूट नहीं करती है, खासकर जब बात डायबिटीज़ की हो। डायबिटीज़ के मरीज अपना शुगर लेवल कंट्रोल में रखने के लिए कई चीज़ें खाते हैं, इनमें सप्लीमेंट्स भी शामिल हैं। मगर डायबिटीज़ के मरीजों को कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स से एकदम दूरी बना लेनी चाहिए। कौन से हैं ये हर्बल सप्लीमेंट्स? हमने पूछा डॉक्टर सुरिंदर कुमार से। डॉक्टर सुरिंदर कहते हैं कि कई बार डायबिटीज़ के मरीज एलोवेरा जूस पीते हैं। कई रिसर्च में देखा गया है कि इससे ब्लड शुगर लेवल मैनेज करने में मदद मिलती है। ट्राइग्लिसराइड जो एक तरह का फैट है वो भी कम होता है। HDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है। लेकिन यही एलोवेरा जूस डायबिटीज़ की दवाओं के साथ लेने से नुकसान हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया में ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है और ये शरीर के लिए ठीक नहीं है। इसी तरह जिनसेंग सप्लीमेंट लेने पर भी हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क रहता है। देखिए, जिनसेंग खून में शुगर की मात्रा घटाता है। अब अगर आप डायबिटीज़ की दवाओं के साथ जिनसेंग भी लेंगे तो ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से कम हो जाएगा, यानी हाइपोग्लाइसीमिया होने का खतरा बढ़ जाएगा। डॉक्टर सुरिंदर आगे कहते हैं कि आपको सिनेमन यानी दालचीनी लेने में सावधानी बरतनी चाहिए। वैसे तो दालचीनी ब्लड शुगर लेवल सुधारती है, कोलेस्ट्रॉल घटाती है, लेकिन ये कुछ दवाओं के साथ मिलकर उल्टा असर कर सकती है, खासकर कैसिया दालचीनी। कैसिया दालचीनी एंटीबायोटिक्स, डायबिटीज़ की दवाओं, खून को पतला करने वाली दवाओं और दिल की दवाओं के साथ लेने से रिएक्ट कर सकती है। एक बात हमेशा याद रखिए, चाहे कोई भी सप्लीमेंट हो, बिना डॉक्टर की सलाह उसे लेने से बचें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।